एक बार फिर से आज मां रेणुका जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां भगवान परशुराम जी का भी आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहां आकर के आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मां रेणुका जी का आशीर्वाद, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे मंच पर वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के भी चेयरमैन बनाए गए हैं, और हमारे सिरमौर जिला से ही ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम जी, उनका संबोधन हम नहीं सुन पाए क्योंकि इसके पश्चात अभी अगला कार्यक्रम शिलाई विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए, और आजकल मौसम का मालूम नहीं पड़ता, धूप में ही बारिश हो जाती है, देखते देखते ही बारिश हो जाती है। तो ऐसे में मैं क्षमा चाहूंगा, समय की कमी के कारण ये सब संभव नहीं हो पाया। भाई और बहनों, जहां आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझसे पहले हमारे साथी आपके बीच में जिक्र कर रहे थे कि जहां देश अपने 75 वर्ष आजादी के उस यात्रा का जिक्र करते हुए अमृत महोत्सव बना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश का भी ये सौभाग्य, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस अवसर को देख रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए। जब हिमाचल बना, बहुत सारे लोग यहां पर जो उपस्थित हैं वो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि दुनिया में इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारा आपका जन्म जो है उस दौर में हुआ ही नहीं था। लेकिन बहुत सारे कुछ वरिष्ठ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपना वो भी दौर देखा है जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सिरमौर वालों के लिए और ज्यादा है, जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में पहले मुख्यमंत्री के नाते जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी वो भी सिरमौर जिला से डॉक्टर वाईएस परमार थे। एक बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। ये पहाड़ है, पहाड़ की पीड़ा अलग है, इस पीड़ा के लिए हमें अलग राज्य चाहिए। हमारी समस्याएं मैदान से हट करके हैं, इसलिए हिमाचल को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अंततः गत हुआ 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें 4 जिले शामिल किए गए, चंबा का जिला, मंडी का जिला और महासू का जिला और सिरमौर का जिला। और इस नाते हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि मंडी और सिरमौर हिमाचल प्रदेश का जो पुराना अस्तित्व था, यानी कि पुराना नक्शा था, तो उसमें शामिल था। जब हिमाचल का गठन हुआ उस वक्त मात्र 4 जिले थे, जिसमें सिरमौर भी था, मंडी भी था, चंबा भी था और महासू भी था। और बाद में आज जिलों की संख्या बढ़ते बढ़ते हिमाचल प्रदेश की जो जिलों की संख्या 4 से बढ़कर के 12 हो गई, क्योंकि बहुत सारा इलाका, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है,
ये सारे जिले बाद में हमारे हिमाचल प्रदेश में पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, तो ये बाद में हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े और हिमाचल प्रदेश का गठन के पश्चात नया नक्शा जो बन करके है, जो वर्तमान में हमारे सामने है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूं, अभी आपने हमसे पहले यहां आने से पहले डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जहां हिमाचल प्रदेश को उस यात्रा का जिक्र किया है, और आपने इस बात को भी देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री में हमने हकीकत को सबके सामने रखा है। जो भी नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में रहा है हमसे पहले, 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले रहे हैं, उनको भी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में सम्मान दिया है, स्थान दिया है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहा है। डॉक्टर वाईएस परमार जो पहले मुख्यमंत्री थे, श्री शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर रामलाल जी मुख्यमंत्री रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। सबका अपना अपना योगदान निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में रहा है, इसलिए उनका अभिनंदन करना, उनका आभार व्यक्त करना, यह हमारा दायित्व भी बनता है। कई हमारे आजकल के मित्र पूछते हैं, विपक्ष के हमारे साथी, कि आजकल मुख्यमंत्री जो है वो बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, और सरकारी कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। हम जश्न नहीं मना रहे, हम हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता के समक्ष एक बात को जरूर कहने के लिए निकले हैं कि नेताओं का अपना योगदान रहा हिमाचल को बनाने के लिए, हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा योगदान अगर रहा तो आप सब भाई बहनों का रहा, हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों का रहा। इसलिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में निकला हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान है तो योगदान है हमारे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों का, किसानों का, बागबानों का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सबका योगदान रहा है। और इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए मैं निकला हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनका आभार करने के लिए निकला हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह नहीं रहा हूं कि मैं श्रेय ले रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से श्रेय लेने की बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, ना किसी दूसरे के लिए कह रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में योगदान दिया है, उनका श्रेय हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए हमको खुले दिन से हिमाचल के सभी भाई बहनों का अभिनंदन करना है, धन्यवाद करना है, जिन्होंने परिश्रम करके, मेहनत करके, संघर्ष करके हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। और इसलिए हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 75 ऐसे कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, और हिमाचल की जनता को का हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और आज उस सिलसिले में आपके यहां पर रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में आप कल्पना करिए, जब हिमाचल प्रदेश बना था 1948 को, 15 अप्रैल को 11 लाख की आबादी उस वक्त थी। आज हिमाचल की आबादी 70 लाख से पार हो गई है, 72 लाख के करीब है। जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो हमारी साक्षरता दर 4.8% थी, महिलाओं की साक्षरता दर तो 2% से कम थी, और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूरे देश में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल की सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, 288 किलोमीटर। और आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर बन गई। जब हिमाचल प्रदेश बना तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम देखें कि प्रति व्यक्ति अगर आय का, एक व्यक्ति की आय, औसतन आय कितनी थी? 240 रुपए थी। और आज हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से पार हो गई है। हिमाचल लगातार आगे बढ़ा। हम इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से पहाड़ी प्रदेश, कठिन काम करना था, मुश्किल काम करना था यहां पर, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल उन पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों का हम जिक्र कर रहे हैं कि आज 40,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का रहा, किसी नेता का रहा है। वो योगदान देश के हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। 40,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है, जिसका पैसा, जिस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री थे उस वक्त शुरू किया था। और उस योजना के अंतर्गत आज हिमाचल प्रदेश के गांव गांव को सड़कें बन करके पक्की हो गई। देखिए, हम चाहे कहीं भी पहुंचे, लेकिन जिन लोगों का योगदान रहा है उनको हमको नहीं भूलना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र, इस योजना की शुरुआत करने की बात आई थी, तो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं पूरे देश में घूमता, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं अपने पहाड़ों में लोगों को देखता हूं, उनका जीवन बहुत कठिन है। पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो पीठ पर बोझ होता है, उतर रहे होते हैं तो भी पीठ पर बोझ होता है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो सभी गांव को सड़क बना सके। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पीठ मैं महसूस करता हूं, ये मेरे देश के उन भाई बहनों की पीठ पर नहीं है, ये पीठ मैं अपनी पीठ पर महसूस करता हूं, ये बोझ मैं अपनी पीठ का महसूस करता हूं। इसलिए मैं सभी प्रदेशों में सड़कों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करता हूं। आप कल्पना करिए, एक प्रधानमंत्री ने पहाड़ में रहने वाले लोगों की पीड़ा को कितना नजदीकी से समझा। कोई नहीं समझ पाया। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, आज हम गांव में जाते हैं, गांव का आदमी लिख करके देता है कि हमारी सड़क को, इसको जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डालो, पीएमजीएस में डालो, पीएमजीएसवाई में डालो या नाबार्ड में डालो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उसमें पैसा ज्यादा आता है, पैसा दिल्ली से आता है, प्रदेश सरकार पर उसका बोझ नहीं पड़ता है ज्यादा, तो इसलिए सड़क जल्दी बनेगी, ये उनको अच्छी तरह से पता है। हम कई तरह की बातों का जिक्र कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम किया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, चाहे वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जब हिमाचल आते हैं तो बहुत भावुक होकर के इस बात को बोलने के लिए वो नहीं रुक पाते हैं कि जब भी हम हिमाचल आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर आए हैं। एक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता।
ये सबसे ज्यादा अगर हिमाचल के साथ रहा तो हमारे दो प्रधानमंत्रियों का, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का तो है ही और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था। अभी प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए, 7 टाइम, 7 बार। और जब हिमाचल आए तो हिमाचल आकर के लोगों के साथ अपनी भावना को किस प्रकार से व्यक्त किया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं शिमला के रिज के मैदान से पूरे देश के संदेश दूंगा, देश को संबोधित करूंगा शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे। लेकिन शिमला के रिज के मैदान में पहुंचने से पहले जब शिमला की माल रोड पर पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पैदल चले। ये माल रोड मैंने कई वर्षों तक पैदल चला है। ये भाव थे उनके और पूरे प्रदेश की जनता ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, आभार किया। कोई प्रधानमंत्री आज तक शिमला की माल रोड पर एक कोने से होकर के दूसरे कोने तक पैदल नहीं गया होगा। और शिमला के रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित किया हमने। सभी देश के सभी राज्यों के सारे मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे। 700 जिले में लाइव उस कार्यक्रम को दिखाया गया। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को लाइव देखा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कुछ दिनों के बाद, एक सप्ताह 10 दिन के बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का धर्मशाला में आना हुआ, 2 दिन रुकना हुआ चीफ सेक्रेटरी कन्क्लेव में। मैं इन बातों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक रिश्ता हमारा किस प्रकार का प्रधानमंत्री जी के साथ है, हिमाचल के लोगों का। और प्रधानमंत्री जब खासतौर से जब हिमाचल आते हैं तो हिमाचल के एक नहीं अनेक लोगों का याद करके जो है वो नाम से पुकार लेते हैं। वर्षों तक उनने यहां पर काम किया। लेकिन कई बार बहुत विचित्र लगता है जो हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। उनको लेने देने का हिसाब बहुत ज्यादा पहले से है। अरे उन्हें मालूम होना चाहिए ये वो प्रधानमंत्री हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में। केंद्र की सारी योजनाओं का जो पैसा होता था, आधा पैसा सरकार केंद्र से देती थी तो आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को खर्च करना पड़ता था। और कुछ योजना ऐसी थी जहां 60% जो है वो हिमाचल को खर्च करना पड़ता था, 40% केंद्र देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों की समस्याओं को समझता हूं, वहां की आर्थिक परिस्थिति को भी समझता हूं, वहां विकास की आवश्यकता है, बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। इसलिए मैं हिमाचल के लिए इस बात को सुनिश्चित करूंगा, हिमाचल के लिए 90% हिस्सा हम केंद्र से देंगे योजनाओं का और सिर्फ 10% हिमाचल से लेंगे। फिर भी उसके बावजूद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और कुछ दिया नहीं। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिए, फिर भी कहते हैं कि कुछ दिया नहीं। इसी साल में 800 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में विकास के लिए दिए। आज अगर सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, कॉलेज का भवन बन रहा है, हॉस्पिटल का भवन बन रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 800 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के नाते मदद की है, जिसका हम एहसान चुकता नहीं कर सकते। कोविड का संकट आया, जब ऐसा संकट था हमारे सामने, मालूम नहीं क्या होने वाला है। अब आज हमारे कई मित्र कांग्रेस के हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इतना बड़ा संकट देश और दुनिया के सामने था, उसमें भी राजनीति करते रहे।
मैं मुख्यमंत्री के नाते पहली बार इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को इतने कठिन दौर में से गुजरना नहीं पड़ा जिस दौर से हम गुजरे हैं। 2.5 लाख लोग मेरे हिमाचल के रहने वाले देश के दूसरे कोनों में फंस गए, दूसरे शहरों में फंस गए थे। ऊपर से कोविड का दौर, लॉकडाउन, लेकिन हमने 2.5 लाख लोगों को, एक एक आदमी को घर तक पहुंचाने में मदद करी। हिमाचल के हमारे बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए थे, कोचिंग के लिए गए थे। 1 महीना हो गया बच्चों को उस संकट में, बाहर ढाबे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद, खाने का सामान मिल नहीं रहा था। बच्चों ने वीडियो भेज करके मुझे कहा कि हमको किसी तरह से यहां से निकाल करके ले चलो, हमें घर पहुंचाओ। बच्चों के मां बाप हमको मिलने आया, हमारे बच्चों को हमारे यहां घर तक पहुंचाने का इंतजाम करो। मैंने HRTC की 50 बसें यहां से रवाना की कोटा में, और कोटा से उन बच्चों को बसों में ला करके घर तक छोड़ा है। जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मैं कभी सोच नहीं सकता कि हिमाचल के नौजवान, 5000 नौजवान गोवा में काम करते हैं, होटल में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में। जब कर्फ्यू लग गया, जब वहां पर लॉकडाउन लग गया, उस हालात में वहां बच्चों ने वीडियो बना करके भेजा कि हम यहां पर इस संकट में फंसे हुए हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। होटल के मालिकों ने, रेस्टोरेंट के मालिकों ने कह दिया कि आप अपने घर चले जाओ, लेकिन घर जाएं कैसे? हमने 5 ट्रेनें लगाई, गोवा से स्पेशल ट्रेनें लगाई, और स्पेशल ट्रेनों में उन बच्चों को वहां से ला करके घर तक पहुंचे। बच्चे मुंबई फंसे, बेंगलोर में फंसे थे, दिल्ली में फंसे थे, सबको घर तक पहुंचाने का काम किया। हमने कहा कि एक भी बच्चा हमारा संकट में ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने परिवार, ऐसे संकट की घड़ी में अपने परिवार से अलग हो। यह अलग तरह की परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति का सामना ना पूर्व के किसी मुख्यमंत्री ने किया, ना पूर्व की किसी सरकार ने किया। लेकिन भाई और बहनों, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बड़े संकट में आप लोगों ने धैर्य रखा। यह संकट हम सब पर है, हम सबको मिलकर के इसका सामना करना है, मिलकर के आगे बढ़ना है, इसलिए इस भाव के साथ आप लोगों ने सहयोग दिया। और देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर ने सब ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अगर वैक्सीन बन सके तो उससे बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये वैक्सीन बनाइए। देश के साइंटिस्ट को कहा कि 135 करोड़ का ये भारत, हम अपने देश के अंदर क्यों नहीं बना सकते? साइंटिस्ट ने कहा कि ये बहुत कठिन कार्य है। उन्होंने कहा कठिन कार्य करने के लिए आगे बढ़ो, जो मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। और देश के साइंटिस्ट ने रात दिन परिश्रम किया, वैक्सीन बना करके तैयार की, और वैक्सीन बना करके जब तैयार की, जब लगाने का दौर आया, जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि भाई और बहनों, ये संकट, बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार कर दी है, उसकी टेस्टिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। अब आप सबसे मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि हम इस अभियान को चला रहे हैं, हम बिना पैसे के वैक्सीन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप वैक्सीन के अभियान में अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए और वैक्सीन लगाइए। तो हमारे मित्रों ने कहा कि हम तो नहीं लगाएंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा वैक्सीन है। कईयों को कहा कि ये तो ऐसी वैक्सीन है, अभी मालूम नहीं क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट होंगे, किसी की किडनी फेल हो सकती है, किसी को कुछ बीमारी हो सकती है, किसी को रिएक्शन हो सकता है, और आने वाली जनरेशन बर्बाद हो गई। कई तरह के तर्क देने लगे। यहां जीवन और मरण का संकट पड़ा हुआ हमारे सामने, और हमारे
विपक्ष के लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे कि इस वैक्सीन को मत लगाओ, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार की बनाई हुई वैक्सीन है। इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। लेकिन मैं पूरे देश के भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं, और आप सबका तो बहुत ज्यादा। किसी ने उनकी बात को सुना नहीं, माना नहीं। लोग कतार में खड़े हुए जाकर के वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लगा करके घर आए, अपने आप को सुरक्षित किया, अपने परिवार को सुरक्षित किया। और कांग्रेस के लोग पूछने लगे, जो वैक्सीन लगा करके आ रहे थे, कि वैक्सीन लगा दी? बोलते हां लगा दी। सामने वाला बोलता कि लगा दी। बोलते चक्कर तो नहीं आया कोई? उन्होंने कहा बिल्कुल चक्कर नहीं आया। बुखार तो नहीं आया? बोलते आपको। उन्होंने कहा बुखार भी नहीं आया, चक्कर भी नहीं आया, बुखार भी नहीं आया। तब उनको लगा ये सब लोग लगा रहे हैं, अब हम बच गए। फिर चुपचाप वैक्सीन सेंटर में निकल गए, मास्क पहन करके, फिर वैक्सीन लगा करके आ गए। और आशा वर्कर यहां पर बैठी हैं, जब नर्सें वहां पर उनको वैक्सीन लगा रही थी तो उनसे पूछने लगे कि अब अगली डोज कब लगेगी? बेशर्मी की आपने तो हद कर दी उन लोगों ने। आप कल्पना करिए, इतने बड़े संकट में भी राजनीति करते रहे लोग, जब आदमी का जीवन संकट में पड़ा हुआ। इसे दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकती कुछ स्थिति। उन सारी बातों को ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जब वैक्सीन का अभियान चला तो पहली डोज में भी हिमाचल नंबर 1 पर रहा और दूसरी डोज में भी हिमाचल नंबर 1 पर रहा। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सबको, जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके भी काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार का कार्यकाल 4.5 वर्ष का पूरा हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम मिलकर के चले, आगे बढ़े, और आप सबका बहुत सहयोग मिला। उसके लिए मैं आपके एहसान को कभी भूल नहीं सकता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रयत्न किया है। हर जगह विकास हो, हर जगह काम हो, हर जगह। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी हमने विकास की दृष्टि से, मुझसे पहले मेरे साथी कह रहे थे, कहीं कमी नहीं छोड़ी। भले ही विधायक मेरे दल का है चाहे ना है, लेकिन फिर भी हमने इस विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के काम को कभी नहीं रोका। ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा में जो सरकार रही, उस सरकार से भी ज्यादा कार्य हमने इस विधानसभा क्षेत्र में किया। आपके यहां पर डिग्री कॉलेज की बात थी, नौराधार में डिग्री कॉलेज हमने दिया। आईटीआई जो है आपकी धार में हमने दिया। एक और आईटीआई आप लोगों ने कहा कि सैंधधार में चाहिए, सैंधधार में आईटीआई दिया। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ ऑफिस की ददाहू में बड़े लंबे समय से मांग थी, वो बीडीओ का ऑफिस हमने यहां पर आपके दिया। और आपके यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा था, गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 4,663 उपभोक्ताओं को जो हमने बहनों के घर में गैस का सिलेंडर दिया। 4,000 से ज्यादा यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जिनको हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया। और यहां इस विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं सड़कों की बात कहूं, हमने लगभग 225 करोड़ रुपए इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में अभी तक खर्च किए। और मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूं, ये राशि शायद ही आज से पहले पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुई होगी। इसलिए बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, तो बहुत सारा समय लगेगा। लेकिन आप कल्पना करिए, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी। यहां सामने जो प्रदर्शनी लगी है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो प्रदर्शनी देखने के लिए आप जरूर जाएं।
75 वर्ष पहले हम कहां थे, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, क्योंकि हमने उस वक्त जन्म नहीं लिया था। मैं चंबा गया, जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमने वहां पर देखा पांगी की नदी, पांगी घाटी की एक नदी को पार करने के लिए उस वक्त के लोगों का एक फोटो था लगा हुआ प्रदर्शनी में, जहां घास की रस्सी बना करके पुल बना गया था और लोग उस घास की रस्सी से बनाए हुए पुल के ऊपर से आर पार हो रहे थे। रावी नदी को पार करने के लिए भैंस की खाल में हवा भर के उसको फुलाया जाता था और उसको पकड़ करके रावी नदी को पार करते हुए जो है लोगों को दिखाया गया था। और यहां की वहां की बात नहीं, ये स्थिति यहां पर भी थी और यहां पर भी इस प्रकार के। और आप कल्पना करोगे उस नदी के बहाव में कितने लोग जिनके हाथ से वो भैंस की खाल छूट गई, समाहित हो गए। अनगिनत लोग ऐसे जिनका जीवन चला गया, रास्ता कोई और था नहीं जाने का, आने का। तो इसलिए कितना कठिन जीवन रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम पुल बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल के भवन बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से पुल, हमारे स्कूल के भवन बन रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास को बहुत गति मिली है। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की और हमने पहले दिन से शुरुआत की है। हम कई बार बीच में जिक्र करते हैं, हमारे साथी भी जिक्र करते हैं, यहां भी नारा लगा रहे थे कि सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारी परेशानी हो रही है हमारे मित्रों को कि रिवाज बदलने की बात क्या कह रहे हैं। हम और रिवाज को बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। हम तो आज रिवाज बदलने की बात नहीं कह रहे हैं, हम पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने के साथ शुरुआत किए हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट में जो निर्णय लिए जाते थे सरकार बदलने के बाद, वो निर्णय ये लिए जाते थे पूर्व सरकार के इन योजनाओं को रद्द किया जाता है, इन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, ये किया जाता था। पूर्व सरकार के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करने की बात होती थी। हमने कहा हम नहीं करेंगे, ये देवभूमि हिमाचल है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारी संस्कृति आगे बढ़ने की होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की होनी चाहिए, बदले की भावना के साथ काम करने की नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि कोई बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे, हम किसी योजना को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन हमने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में कि हम बुजुर्गों को आशीर्वाद लेकर के हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। और उस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में अपना काम शुरू किया। अपने बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया। वो हमसे पूछते हैं कि ये तो हम भी देते थे, अरे तुम 4 लाख लोगों को पेंशन हिमाचल प्रदेश में देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन दे रहे हैं। तुम 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर हिमाचल प्रदेश में, हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च करते हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव। कुछ लोगों को आदत है कि इस प्रकार से कहना और ऊपर से ऐसे कहना कि जैसे मालूम नहीं कि उनके पास कितना अनुभव है। अपने पुश्तों का अनुभव भी अपने खाते में जोड़ने की कोशिशें करते हैं। हमने रिवाज बदलने की बात कही तो एक नेता इनके भाषण देने के लिए खड़े हो गए, कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती है, बड़े बड़े नेता नहीं इस काम को कर सके, राजा साहब नहीं कर सके, जयराम तो किस खेत की मूली है। मैंने कहा भाई हम मूली भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। ये देवभूमि की संस्कृति नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति उस परिवार की है जो परिवार राजा के रूप में ही अपने आप को देखते हैं, राजा के रूप में ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मेरा पूरा में रहे
वीरभद्र सिंह जी के प्रति पूरा सम्मान है। मैं कभी भी जिंदगी में उनके खिलाफ नहीं बोला। ठीक है, पार्टी की बात अपनी होती थी, हमारी अपनी होती थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब इस तरह की बात कही जाए कि किस खेत की मूली है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे तो किसी खेत की मूली मत मानिए, मैं तो छोटा आदमी हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सारे बड़े काम बड़े लोग नहीं करते हैं, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। इस तरह का भाव कि दूसरे आदमी को आदमी भी नहीं समझना, ये संस्कृति, ये संस्कार इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का नहीं हो सकता है। अगर गरीब लोगों की सेवा करनी है तो गरीब लोगों की भावनाओं को समझना होगा। और मैं ये कहता हूं, मैं बड़ा आदमी नहीं, मुझे इस बात को लेकर के फक्र है, लेकिन मैंने गरीबी को करीब से समझा है, उसको झेला है, उसको देखा है, इसलिए गरीब का दर्द क्या होता है इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। एक आदमी बीमार होता है, उसका इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। जो लंबे लंबे समय तक सत्ता में रहे, जो बड़े बड़े आदमी जिनको कहा जाता है, उनको वह दर्द कभी समझ नहीं आया है। तो गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, जिस पर लाखों रुपए खर्च हो जाएगा, कोई बीमारी ऐसी लग जाए। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात मैंने अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, उसका इलाज करना हो तो क्या कैसे कर सकते हैं? बोलते सर कोई ऐसी कोई योजना नहीं है। हमने कहा अगर बनानी हो तो क्या करेंगे? बोलते सर बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा आदमी की जिंदगी से और महत्वपूर्ण क्या चीज हो सकती है, क्या कीमती चीज हो सकती है? इससे कीमती कोई चीज हो नहीं सकती है। हमने निर्णय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में हम अपनी योजना शुरू करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत शुरू की। आयुष्मान भारत शुरू करने के बाद पूरे देश भर में गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उस योजना के अंतर्गत दिया गया। और हिमाचल के भी 1,38,000 लोग उस योजना के अंतर्गत आए। हिमाचल प्रदेश के लगभग 20 लाख, 1,38,000 ने 20 लाख के लगभग उसके कवर में आए। लेकिन आबादी तो 70 लाख से पार हो गई। हमने कहा 50 लाख लोगों का इलाज कैसे होगा? हमने कहा हम योजना बनाएंगे इसके लिए। प्रदेश सरकार से योजना बनाई, मुख्यमंत्री हिम केयर योजना बनाई और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को दिया। और आज कोई आदमी अगर गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसकी जेब में अगर पैसे नहीं होते हैं तो हिम केयर का कार्ड ढूंढ करके वो जेब में डाल करके अपने इलाज करने के लिए जाता है। बड़े बड़े लोग जो बार बार रहे, कई बार रहे, वो इस काम को नहीं कर पाए क्योंकि उनको मालूम नहीं होता था कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उनका इलाज करने के लिए उनके पास पैसे न हो तो क्या क्या परिस्थिति उनके सामने होगी। इसलिए कई बार छोटा बनना बहुत आवश्यक है, छोटा होना बहुत लाभदायक होता है। और मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, छोटा होकर के छोटे लोगों के, गरीब लोगों की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। इस भाव के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और 1,38,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भी आए। लेकिन कुछ बहनें मुझे मिली, कुछ ने लिख करके भी दिया कि हमें गैस का चूल्हा नहीं मिला, हमें भी चाहिए। जब मैंने अधिकारियों से पता किया कि क्यों नहीं मिला तो मालूम पड़ा कि जिस योजना के अंतर्गत, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है 2011 की जो जनगणना, उस सेंसस के आधार पर जो परिवार उसमें आए उनको तो मिला, लेकिन बाकी परिवार रह गए। हमने कहा अगर सबको देना है, गरीब आदमी को अगर सबको देना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलते सर बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा जितना भी पैसा लगेगा, लेकिन मेरा हिमाचल का कोई
कोई परिवार ऐसा नहीं रहनी, कोई बहन कोई मां ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसमें घर में गैस का चूल्हा ना हो। हमने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,34,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए, हर घर में पहुंचाए, और पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। जो लोग बड़े थे वो नहीं समझ पाए कि गरीब के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए। इस बात को समझ सकता था तो गरीब आदमी समझ सकता था, छोटा आदमी समझ सकता था। इसलिए मुझे समझाने के लिए वक्त नहीं लगा, मैं अपने आप ही समझ गया कि गरीब आदमी की परिस्थिति इस प्रकार की होती है, उसके लिए ये काम करना है और करके छोड़ना है, और हमने करके दिखाया। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये अंतर है सोच। हमने हिमाचल प्रदेश के ऐसे बीमार लोग जिनको ऐसी बीमारी लग गई जो अपना काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी लग गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, जिंदा तो हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े। हमने कहा सारे के सारे ऐसे परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, और जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति इस तरह का है, उसको हम सहारा योजना के अंतर्गत लाएंगे। हमने सहारा योजना शुरू की, हर महीने 3,000 रुपए 20,000 लोगों के खाते में हम डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो छोटा है, जो छोटा होकर के उन आदमी के करीब जाकर के समझ सकता है। हमने गरीब के करीब रह करके काम करने की कोशिश की है। एक बेटी जो बीपीएल परिवार की है, जब उसकी शादी की बात आती है, मां बाप की भी भावनाएं होती है, वो भी चाहते हैं कि बेटी बड़ी हो गई, दूसरे घर में बसनी चाहिए, जानी चाहिए, इसका भविष्य वहां होगा। लेकिन भावनाओं को अपने दिल में समेट करके, क्योंकि उसकी विदाई का समारोह करने की स्थिति में भी नहीं हो पाते हैं गरीब होने के कारण। हमने कहा ऐसे गरीब परिवार की बेटियों के लिए मदद करने का रास्ता क्या हो सकता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करेंगे। लेकिन हमने शुरुआत की, कहा कि पैसा बहुत लगेगा, फिर भी हमने कहा कि करना चाहिए, ये पुण्य का कार्य होगा। किसी बेटी को आशीर्वाद दे करके दूसरे घर में जब जा रही है उसके लिए मदद होगी। तो हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना की शुरुआत की। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होती है, हम उसके खाते में सरकार की ओर से 31,000 रुपए शगुन के रूप में डाल करके मदद कर रहे हैं। कई बार मुझे बहुत भावुक उस दौर में से हम देखते हैं। मैं भी कांगड़ा गया था, और कांगड़ा में जाकर के इस कार्यक्रम में था, शगुन योजना का हमने कार्यक्रम रखा था, और कुछ बेटियों को वहां पर बुलाया गया था, जिन बेटियों की शादी हुई, जिनको शगुन के नाते 31,000 रुपए उनके खाते में हमने जमा किया। एक बेटी को जब मंच पर बुला करके उससे परिचय हुआ, हमने उसको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लेकिन मेरी जानने की इच्छा हुई कि मैंने कहा पता करना चाहिए कि यह उस बेटी ने जो हमने शगुन योजना का 31,000 रुपए दिए, उस पैसे का क्या किया। मैं उस बेटी से पूछा कि आपने वो 31,000 रुपए जो आपको प्राप्त हुए हमारी सरकार की ओर से, वो आपने अपने खाते में डाले या अपने पति के खाते में डाले, या क्या किया आपने। उस बेटी ने कहा कि आपने जो 31,000 रुपए दिए थे, ना मैंने अपने पति के खाते में डाले, ना अपने खाते में डाले, वो 31,000 रुपए मैंने अपने पिताजी के हाथ में दिए। सारा पंडाल तो इस बात को सुनकर के थोड़ा हैरान था कि शगुन के नाते बेटी को दिए गए, बेटी ने पिता के हाथ में क्यों दे दिए। और सब उत्सुक थे इस बात को जानने के लिए। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा पिता को क्यों दिया आपने, वो तो हमने आपको दिए थे। उस बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन जब मेरी शादी तय हुई, शादी तय होने के बाद पिताजी, माताजी के परिवार के सब लोगों की हमारी भावना थी कि सगे संबंधियों के बीच में होकर के विदाई कम से कम हो, हम आशीर्वाद लेकर के बेटी जाए। तो सारे सगे संबंधियों को और गांव के कुछ लोगों को भी वहां पर बुलाया, और उस पर जब वहां पर खाने का इंतजाम किया गया, उस पर खर्च हुआ। उसके लिए मेरे पिताजी ने कुछ अपने नजदीक के रिश्तेदारों से सहयोग लिया, पैसा लिया, उधार लिया,
और ऐसे में मुझे लगा कि मेरी शादी हो रही है, मैं तो दूसरे परिवार में जा रही हूं, लेकिन मेरी शादी के लिए पिताजी ने उधार लेकर के पैसा लिया और ये वर्षों तक उस पैसे को चुकाते रहेंगे। पता नहीं कब तक मेहनत मजदूरी करके उस पैसे को लौटाते रहेंगे। और मैं समझती हूं कि मैं पिता का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है, और इसलिए मैंने 31,000 रुपये अपने हाथों से वो पिताजी के हाथ में दे दिए कि जो आपने खर्च किया है मेरी विदाई पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मेरे दिल पर इस बात का बोझ रहेगा अगर मैं इस ऋण के नीचे आपको रख करके अपना अगला जीवन शुरू करूं, तो इसलिए ये 31,000 रुपये मेरी ओर से आपको रहे। जिन जिन का भी पैसा आपको देना है तो इसमें से वो पैसा दे करके आप पूरा करें। आप कल्पना करिए, एक बेटी की भावना अपने पिता के लिए क्या हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। एक महिला शिमला में आई, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम पर मंच पर बुलाया गया, कहा कि ये हमारी सहारा योजना की लाभार्थी है। मुझे जानने की इच्छा हुई तो मंच पर से उस व्यक्ति ने कहा कि उस कहानी को सुनाया, उस महिला को वहां पर मंच पर बुला करके कि इस महिला की शादी हुई, पहली संतान पैदा हुई तो वो बच्चा जो है वो हैंडीकैप निकला। दूसरी बार जब उसका जो दूसरे घर में उसको पुत्र प्राप्ति हुई तो वो बेटा भी जो हैंडीकैप निकला, और तीसरा बच्चा भी वो भी उसी तरह से अपाहिज निकला, हैंडीकैप निकला, और अंत तक वह पति ने पत्नी को छोड़ करके वो चले गए। एक बहुत बड़ा संकट उस महिला के सामने, 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, और उस महिला के सामने ये परिस्थिति थी, या तो मैं तीनों के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, और कोई रास्ता नहीं। किसी आंगनबाड़ी की एक वर्कर ने, किसी ने उनके ध्यान में लाया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने एक योजना शुरू की है, उस योजना के अंतर्गत जो है, जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड है, जो काम नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, अपना सारा इस तरह की स्थिति है, उनको उस योजना में शामिल करके उनको पैसे मिलेंगे 3,000 रुपये। तो उस महिला के 3 फार्म भरे गए, तीनों बच्चों को सहारा योजना के अंतर्गत लाया गया, और 9,000 रुपये उसको सहारा योजना के अंतर्गत मिल रहा है, और उससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, ये आदमी बड़ा होने के बावजूद भी नहीं कर पाए वो लोग जो बहुत बड़े हो गए थे। ये काम जो है छोटा आदमी कर सकता है, जो भावनाओं से लोगों के साथ जुड़ा। मैं एक दिन मंडी से होकर के कांगड़ा जा रहा था, द्रंग के एक जगह एक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां बहुत तेज चली हुई, एक महिला एक हाथ में हार लिए खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, और उसने जोर से दौड़ मारी और मेरी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को रोका। मुझे लगा कि इसकी कोई परेशानी होगी, हमने गाड़ी रोकी जैसे कैसे, और गाड़ी रोकने के बाद जब मैंने उस महिला से नमस्कार किया, उससे बातचीत की, उन्होंने कहा, हार हाथ में दिया कि आप गाड़ी से उतरो। मैंने कहा आप यही बताओ माता जी क्या है? नहीं, बोलते गाड़ी से उतरो, और गाड़ी से खिड़की खोल करके उसने अपने आप ही कहा कि आप उतरो। मैंने कहा उतर गया, अब बताइए क्या? बोलते हैं ये सामने मेरा घर है, सड़क के साथ, बिल्कुल साथ घर था, आपको मेरे घर तक चलना होगा। मैंने कहा घर क्यों चलेंगे, यहीं बता दो क्या है? नहीं घर तक चलो। वो मुझे हाथ से पकड़ करके घर तक ले गई। मैं घर गया तो देखा बिस्तर पर एक नौजवान बच्चा पड़ा हुआ है, कोमा में 21 साल से है, एक्सीडेंट हुआ था, 21 वर्षों से कोमा में है। उसकी शरीर की सारी स्थिति ऐसी थी, बेड सोल हो गए थे, टांगे बिल्कुल हड्डी की, बाजू बिल्कुल हड्डी की तरह सी रह गई, और उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, 21 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये अचेत पड़ा हुआ है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद बिस्तर पर पड़ा हुआ है।
मैंने और मेरे पति ने जितनी सेवा कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। अब मेरे पति रहे नहीं, उस दुनिया से चले गए। मेरे दूसरे बच्चे थे, वो अब आते जाते नहीं, घर में ही नहीं आते जाते। इस बच्चे के लिए कुछ मदद करिए। मैं मां होने के नाते मैं हर रोज इस बच्चे को देखती हूं, दूध पिलाती हूं। नली लगी हुई थी और नली से ही वो दूध पिलाती थी और इसके सिवाय जूस पिलाती थी और इसके सिवाय और कोई चीज वो खाने की स्थिति में नहीं था, न बात करने की स्थिति में था। तो मैंने उसी वक्त उनके लिए पैसा सैंक्शन किया। 1 लाख रुपए सैंक्शन करने के बाद डॉक्टर्स की टीम भेजी पूरी ड्रेसिंग करने के लिए, और उसके बाद सहारा योजना के अंतर्गत उसको कवर करने के लिए मैंने कहा कि 3000 रुपये की योजना, इसको हर महीने के लिए मदद करिए। आप कल्पना करो कि ऐसे भी परिवार है। हमने गरीब के लिए मदद करने के रास्ते तलाशे हैं। जो साधन संपन्न है वो अपना रास्ता खुद तलाश लेंगे। यह अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करूं, मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। महिलाएं यहां पर बैठी हैं। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड के नाते सभी महिला के जो हमारे जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको देने का हमने निर्णय किया। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर लोन लेना चाहते हैं अपने कामकाज के लिए तो लोन पहले 7% पर मिलता था, हमने वो 4% पर जो है ब्याज उसका तय किया है। और आने जाने के लिए हमने कहा कि महिलाएं अब घर के अंदर नहीं घर के बाहर भी जाती हैं, इसलिए हमने महिलाओं के लिए हमने तय किया कि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए बसों में आने जाने का किराया भी आधा लिया जाएगा, ये भी हमने तय किया। और इस पे तो मेरा पुरुषों से भी निवेदन है कि आप भी ताली बजाओ, क्योंकि आपको भी लाभ मिला इसमें, क्योंकि बटुआ तो आपका ही खुलता है। कई पुरुषों ने तो बड़ा एतराज किया कि महिलाओं के लिए आपने ये कर दिया, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। और ऐसे में कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। हमने कहा भाई आप लोगों को भी इसमें लाभ हुआ, बोलता हमको कैसे लाभ हुआ। मैंने कहा महिला जब जाती है आती है तो बटुआ तो आपका ही खुलता होगा मेरे ख्याल से। बोलता हाँ वो तो है। तो मैंने कहा कितना खुलता, आधा खुलेगा वो। बोलता हाँ वो तो है। तो मैंने कहा इसलिए ताली बजाओ भाई सारे लोग। जब हमने महिलाओं के लिए यह निर्णय किया तो कहने लगे मुफ्त खोर बना दिया। बोलता उनको अरे मुफ्त खोर नहीं बनाया, उनको हमने सशक्त करने के लिए निर्णय लिया है ताकि हमारी माताएं बहनें घर से बाहर जा सकें, काम कर सकें। जिनके पास पैसा कम होता था वो भी काम के लिए घर से बाहर निकल करके अपने परिवार के लिए जो है वो भरण पोषण के लिए इंतजाम कर सके। ये भाव हमारा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में एक और निर्णय लिया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में पानी जो है, पानी पिलाना तो पुण्य होता है, पुण्य का काम होता है। हम किराया लेते थे नलके का। हमने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी नलके लगे हैं हम कोई किराया नहीं लेंगे। हमने बिना पैसे के हर घर में नल लगा दिया, हर घर में नल से शुद्ध जल जा रहा है। और आगे बढ़कर के हमने और निर्णय लिया कि हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, और ऊर्जा राज्य के रूप में जब जाना जाता है हम बिजली पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, नेशनल ग्रिड को हम बेचते हैं। क्यों ना हम हिमाचल प्रदेश के उन जो गरीब लोग हैं, गरीब से थोड़ा ऊपर हैं, थोड़ा मध्यम वर्ग में वो ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्यों मदद ना करें। हमने तय किया कि 125 यूनिट तक हम कोई किराया नहीं लेंगे, कोई बिल नहीं लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से लट्टू तो जल रहा है लेकिन किराया नहीं आ रहा है, जीरो किराया है, जीरो बिल आ रहा है। हमने हिमाचल के लिए, उन लोगों के लिए, उन वर्गों के लिए लगभग 15 लाख लोग, 15 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जीरो बिल आ रहा है।
14,63,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको जीरो बिल आ रहा है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबसे अपील भी करना चाहता हूं, इसका मतलब बिल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि लट्टू दिन में भी जला के रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 2 लट्टू जलाते थे, 3 लट्टू जलाते थे, अब सारे घर के जला दिए। जहां जरूरत होगी वहां जलाओ, जिस कमरे में जरूरत है वहां जलाओ। बचत करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, उसमें आप किफायत करें। ये मेरा आप सबसे विशेष तौर से निवेदन है। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम अब समापन की ओर ले जाते हैं। हमने तय किया कि ऐसे कार्यक्रमों में हम आपकी बार हमने घोषणाएं नहीं करने का निर्णय किया। हम नहीं कर रहे हैं घोषणाएं। कुछ जगह मांगे आती हैं और मांगों को पूरा करते करते फिर वो सारी चीजों को लेकर के और तरह की बातें हो जाती हैं। लेकिन यहां में एक विशेष तौर से एक जिक्र आया है कि एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुर्ला खड़क का नाम जो है शहीद प्रशांत ठाकुर, सेना मेडल जिनको मिला है, जिनकी शहादत जो है 17/8/2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी मुठभेड़ में वो शहीद हुए थे। उन्हें अपने जीवन की कुर्बानी दी। तो मैं इस स्कूल का नाम जो है शहीद प्रशांत ठाकुर के नाम पर रखने की घोषणा करता हूं। उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की भी शक्ति दे, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूं। बाकी कुछ लोगों को यहां पर बातें कही हैं। कुछ स्कूल का एक बांदल सुराग करके स्कूल है, उसको 10वीं कक्षा तक करने की बात कही है। ढाल पलियारा का एक मिडिल स्कूल है, उसको 10वीं तक करने की बात कही है। मायना बाग का 10वीं से 12वीं करने की बात कही है। मलोना में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की बात कही गई है। इन सारी बातों को लेकर के जो नेतृत्व यहां पर बैठा है उनके साथ मैं चर्चा करूंगा, उसका भी रास्ता निकालूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसका कोई समाधान निकालूंगा। बाकी रही बात भाई सिरमौर वालों, मेरे को आपने मामा बना दिया है। अब भांजों का ख्याल तो रखना पड़ेगा भाई। हमारा रिश्ता अब मामा भांजे का रिश्ता हो गया भाई। लेकिन इस रिश्ते में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां भांजों को, हमारे भांजटों को जरूरत पड़ेगी मामा की, तो मामा खड़ा रहेगा। और जहां आपकी जरूरत मामा को पड़ेगी तो आप भी खड़े होने चाहिए भाई। आपका एक बहुत भावुक मुद्दा है और जिस मुद्दे को लेकर के हम दिल्ली एक बार नहीं अनेक बार गए। वो टेक्निकल उस दौर में से आगे बढ़ते हुए अपने मुकाम तक पहुंचने की स्थिति में हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हाटी का जो मुद्दा है उसका हम समाधान करेंगे। और समाधान करने के बाद आप सबके बीच में आएंगे और आप सबका धन्यवाद भी करेंगे सहयोग के लिए, और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उस विषय को आगे बढ़ाया है उसको हम पूरा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ बातों को लेकर के उसमें बड़ी टेक्निकल चीजों में उलझाने की बातें आ रही हैं। अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भाव, हमारा प्यार आपके प्रति वैसा ही है। आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आपकी मांगों को लेकर के जो मुद्दे हैं उनको भी यथावत रखने का जो है हमारा उसमें प्रण है कि उसी तरह से आपके हक हकूक यानी कि आपके अधिकार उसी रूप में कायम रहें। इस बात को भी हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी भावनाओं को के अनुरूप हम सब मिलकर के आगे चल सके, मिलकर के साथ काम कर सके। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, बड़े जोश के साथ और जुनून के साथ यहाँ पर पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मंच पर हमारे सब साथी बैठे हैं और उन सब साथियों की बात आपने सुनी
और उन सब साथियों की बात सुनने के साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, चाहे हमारे यहाँ पर मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं और जिनको समय नहीं मिला उनसे मैं क्षमा भी चाहूंगा, और साथ साथ में यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व बैठा है, बलवीर जी बैठे हैं, नारायण जी बैठे हैं और यहाँ पर रूप सिंह जी बैठे हैं, सब मिलकर के काम करेंगे और अब की बार इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है और आप सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी मैं खबर देख रहा था आते आते, कांग्रेस पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज पार्टी छोड़ करके पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सभी पदों पर जो जहां भी थे उन सभी पदों से उन्हें त्याग पत्र दे दिया। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय उस पार्टी का है जो पार्टी पूरे देश में रसातल की तरफ जाती जा रही है, जिसका पूरा भविष्य समाप्त हो गया पूरे देश भर में। जो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, अरे सत्ता में आने की बात तो छोड़िए, आप जरा थोड़ा पांच प्रदेशों में जब हाल ही में चुनाव हुए, क्या हुआ आपके उत्तर प्रदेश में, जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, 367 सीटों पर उस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। परिणाम निकलता है तो 400 में से 2 सीटें आती हैं। यहां उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बन गई, तो ठीक बोल रहे हैं हम कि रिवाज बदल गया, पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश में भी यही होता था, 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदल गया। योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए। और उसी तरह से उत्तराखंड में हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, जब से उत्तराखंड बना है। अब की बार रिवाज बदला, धामी जी थे, धामी जी फिर सत्ता में आ गए। गोवा में हमारे सावंत जी थे, फिर सावंत जी आ गए। और मणिपुर में वीरेंद्र सिंह जी थे, फिर वही वीरेंद्र सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात आई है, तो पूरे देश में जब रिवाज बदल गया है, तो अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी बदलेंगे। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। यही आप सबके बीच में मेरा निवेदन है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।